तो वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से मैं एजाज लड्डन आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो आइए सबसे पहले ना यहाँ पे प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न को बारीकी से समझते हैं और इसके अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि रूसी क्रांति क्या है? रूसी क्रांति, रूसी क्रांति मतलब रूस में जो क्रांति हुआ था, यानी रूस के क्रांति को ही हम रूसी क्रांति बोलेंगे। तो रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। विवेचना का मतलब होता है डिस्कस करना, बातचीत करना। यानी उत्तर में हमें ऐसे बातों को बताना है कि ये जो रूस की क्रांति हुआ था उसके क्या रीजन थे, ये क्रांति होने के कारण क्या था, रीजन क्या था, वजह क्या था, मतलब ये क्रांति क्यों हुआ था, उन बातों को हमको बताना है। तो उत्तर में जाने से पहले मैं बता दूं कि रूस में जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद रूस के जो सम्राट थे, रूस के शासक को, रूस के जो शासक थे, शासन करने वाला, राज करने वाला जो था, सरकार चलाने वाला जो था, उसको जार बोलते हैं। तो उनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। इसका है ना, इसका निरंकुश शासन का समाप्त हुआ। यानी 1917 ईस्वी के क्रांति के बाद जार का अंत हुआ और सत्ता लेनिन के हाथों में आया। तो वो जो क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में, इसके कारणों को हमें बताना है। तो आइए उत्तर में देखते हैं। तो यहाँ पे है रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण था। यानी रूस में जो क्रांति हुआ था उसका मतलब निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ कुछ कारण है, उन्हीं के कारण ये क्रांति हुआ था। पहला नंबर में आइए देख लेते हैं। जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन, मतलब जार का जो शासन था, राज करने का जो तरीका था, वो जो राज कर रहा था वो निरंकुश भी था और अयोग्य भी था। अब यहाँ पे जार का मतलब तो समझते हैं, रूस का जो शासक है, रूस का जो राजा था, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जार बोलेंगे। निरंकुश का मतलब समझिए, उसमें कोई अंकुश नहीं था, नियंत्रण नहीं था, उसमें कंट्रोल कुछ भी नहीं था। वो जब जो भी फैसला लेता एकदम ले लेता, जनता का अनदेखी करता। जनता कुछ हो जाए, वो कितने प्रॉब्लम में रहे, उसको जो काम करना था कर लेता था, उसी को हम लोग निरंकुश बोलेंगे। और उसका जो शासन था वो अयोग्य भी था, मतलब लायक नहीं था, वो शासन के लायक ही नहीं था। देखिए यहाँ पे क्या है, जार का शासन अफसरशाही था। अफसरशाही मतलब अफसरों को बढ़ावा देते थे, अफसरों का बात ज़्यादा सुनते थे। इससे क्या हुआ देखिए, जो जनताओं के समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था, मतलब जार का जो शासन था वो अफसरशाही था, अफसर को तो बढ़ावा दे रहा था। और ये अफसर जो लोग थे, ऑफिसर्स लोग जो थे, यानी जार का जो कर्मचारी थे, वो जनता के समस्याओं का समाधान नहीं करता था। यानी जनता का जो समस्या था, प्रॉब्लम्स था, जो दिक्कत था, उसका समाधान मतलब उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था, जिससे लोग काफ़ी आक्रोशित थे, काफ़ी गुस्सा में थे और क्रांति कर बैठे। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट में है किसानों की दयनीय स्थिति। दयनीय का मतलब होता है खराब। तो जार के शासनकाल में क्या था, किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय था, काफ़ी खराब था। इसी के कारण तो क्रांति हुआ था, तब ना लेनिन आया था। तो देखिए, कृषि दासता समाप्त होने के बाद भी रूस में एक कानून था, कृषि दासता, जिससे किसानों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तो कृषि दासता को समाप्त कर दिया। कृषि दासता से किसानों की स्थिति काफ़ी खराब हो रहा था, तो एक काम किया गया बाद में कि चलो कृषि दासता को समाप्त कर देंगे ताकि किसानों की स्थिति अच्छा हो जाएगा। ये समाप्त करने पर भी किसानों की स्थिति मतलब हालात में कोई सुधार नहीं होना, कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। यानी किसानों का जो दयनीय स्थिति था वो बना हुआ ही रहा, इसमें कभी कोई सुधार नहीं होना, जिससे लोग, किसान लोग क्या, काफ़ी गुस्सा में थे और आंदोलन कर बैठे। अगला है मजदूरों की दयनीय स्थिति। यानी काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी भी स्थिति मतलब जो हालात है वह दयनीय थी, काफ़ी खराब थी। अब देखिए, इन्हें मतलब मजदूरों को अधिक काम करना
पड़ता था, मजदूरों को अधिक काम करना पड़ता था, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता था, और बदले में क्या मिलता है देखिए, परंतु उनकी मजदूरी कम थी। यानी काम के बदले जो रुपया मिलता है उसी को मजदूरी बोलते हैं, तो उसका मजदूरी कम था लेकिन काम उसको अधिक से अधिक करना पड़ता था। आगे देखिए, अगला पॉइंट में है औद्योगिकरण की समस्या। समस्या का मतलब होता है प्रॉब्लम। देखिए, रूस में औद्योगिकरण का समस्या था, औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा था रूस में, इसलिए भी क्रांति हुआ था। अगर औद्योगिकरण हो पाता, औद्योगिकरण का मतलब होता है कल कारखानों का स्थापना करना, यदि औद्योगिकरण हो पाता, कल कारखानों का स्थापना होता तो लोगों को उसमें रोजगार मिलता, लोग खुश होते और जार का क्या करता, तारीफ करता। लेकिन औद्योगिकरण का समस्या था। अब ये औद्योगिकरण क्यों नहीं हो रहा था, कल कारखानों का स्थापना क्यों नहीं हो रहा था, इसको देखिए। देखिए, राष्ट्रीय पूंजी के अभाव में यहां मतलब रूस में औद्योगिकरण नहीं हो पाना। देखिए, राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। पूंजी का मतलब होता है रुपया पैसा, राष्ट्रीय मतलब होता है राष्ट्र का, राष्ट्र मतलब देश का। तो राष्ट्रीय पूंजी मतलब राष्ट्र का पूंजी, यानी रूस का जो पूंजी था उसका अभाव था, उसका कमी था। रूस के पास पूंजी ही नहीं था। जब पूंजी नहीं है तो बिना पूंजी का औद्योगिकरण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बिना पूंजी का कल कारखानों का स्थापना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब औद्योगिकरण नहीं हुआ तो बेरोजगार चारों तरफ क्या बढ़ने लगा, तो बेरोजगार बढ़ने से फिर क्रांति होने लगा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखिए, रूसीकरण की नीति। रूस में एक नीति अपनाया जिसको बोलते हैं रूसीकरण की नीति। इस नीति के अनुसार पूरे रूस में एक ही भाषा, एक ही शिक्षा और एक ही संस्कृति को लागू करने का प्रयास किया। अब कुछ लोग ऐसे थे जो उस भाषा को नहीं बोलते थे, जबरदस्ती उस पर वो भाषा लादा जा रहा था कि यही भाषा बोलना पड़ेगा, यही शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा, यही रीति रिवाज से रहना पड़ेगा। तो इससे लोग काफ़ी ना आक्रोशित थे, गुस्सा में थे। यानी वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग थे काफ़ी गुस्सा में थे। अल्पसंख्यक मतलब, अल्प का मतलब होता है थोड़ा और संख्यक का मतलब होता है संख्या। मतलब जो लोग कम मात्रा में थे, जो रूसी भाषा को नहीं बोलना चाह रहे थे, तो वैसे लोगों को अल्पसंख्यक बोलेंगे। तो इन लोगों को भी बोलता कि तुमको भी रूसी भाषा बोलना पड़ेगा, तुमको यही रीति रिवाज में रहना पड़ेगा। तो ये लोग काफ़ी ना गुस्सा में आ गए, आक्रोशित हो गए और ये लोग क्रांति कर बैठे। तो देखिए, इस नीति मतलब रूसीकरण की नीति से अल्पसंख्यक समूह का जार के प्रति आक्रोशित होना, मतलब जार के प्रति काफ़ी गुस्सा हो जाना। आगे देखिए, मार्क्सवाद का प्रभाव। मार्क्सवादी विचार के अंतर्गत मजदूरों को काफ़ी अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मजदूरों को हमेशा पूंजीपतियों द्वारा शोषित किया जाता है, शोषण किया जाता है, मजदूरों पर जुल्म किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मजदूर भी खुश रहे, अच्छा से ज़िंदगी व्यतीत करे। ये मार्क्सवाद का विचार था। तो ये जो मार्क्सवादी विचारधाराओं से रूस के मजदूर एवं किसान का क्रांति के लिए एकजुट होना। अब रूस में जो मजदूर थे और जो किसान थे वो पूंजीपतियों द्वारा शोषण हो रहा था, लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा क्या था कि किसान और मजदूरों को भी क्या अधिकार मिलना चाहिए। तो ये लोग भी एकजुट होने लगे, मतलब आंदोलन करने के लिए, क्रांति करने के लिए। आगे देखिए, अगला पॉइंट है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। यानी विदेश में कुछ ऐसे घटना हुए थे जिसका प्रभाव से भी क्रांति हुआ। देखिए, क्रीमिया तथा जापान के साथ युद्ध में रूस के हारने से जनता का असंतोष होना। यानी रूस का एक बार युद्ध हुआ था क्रीमिया के साथ और एक बार हुआ था जापान के साथ। दोनों के साथ युद्ध में रूस हार चुका था, तो इससे रूस के सम्मान को ठेस पहुंचा और रूस के जो लोग हैं अपने आप को बेइज्जती यानी अपमानित समझा। तो क्या हुआ देखिए, क्रीमिया और जापान के साथ युद्ध में रूस के हारने से जनता का असंतोष होना। जनता का असंतोष होना मतलब सरकार के प्रति जनता असंतोष थे, खुश नहीं थे। रूस का पराजय का मतलब होता है हार। अब कब हार हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में
रूस का पराजय होने से, रूस का हार होने से लोगों का आक्रोशित होना, लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे। एक तो क्रीमिया और जापान के साथ युद्ध में तो हारा ही, फिर रूस प्रथम विश्व युद्ध में भी हारा, तो वहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हो उठे, काफ़ी गुस्सा में आया। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।